सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में मैं लेकर आया हूं आरटीई एवं एनसीएफ से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। और खास बात यह है कि ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में शिक्षण से संबंधित कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। इसमें आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज के इस विशेष टॉपिक को। शिक्षण अभिरुचि एवं शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इस सीरीज का यह 16वां अंक है। पिछले 15 वीडियोज में हमने कुल 331 प्रश्न हल किए हैं। उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। आप उनके लिंक पर क्लिक करके उन्हें वॉच कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कक्षा 1, 2 और 3 के दौरान बच्चे किताबें पढ़ने और कहानियों को सुनने के प्रतीकात्मक अनुभवों से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि पढ़े हुए को वे किस प्रकार से समझते हैं, यह से संबंधित होने की उनकी क्षमता आधारित होती है। यहाँ पर डॉट डॉट किया गया है, यानी ब्लैंक किया गया है। हमें सही विकल्प को चुनना है। पहला, उनके अपने स्वयं के अनुभव के लिए लिखे हुए शब्द, कहानी की सामग्री में उपयोग किए गए प्रतीक, एक किताब से दूसरी किताब के लिए लिखे हुए शब्द, या पुस्तक में चित्र के लिए लिखे हुए शब्द। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उनके अपने स्वयं के अनुभव के लिए लिखे हुए शब्द। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में बच्चे पढ़े हुए को किस प्रकार समझते हैं, यह उनके अपने स्वयं के अनुभव के लिए लिखे हुए शब्दों से संबंधित होने की उनकी क्षमता पर आधारित होती है। स्व अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ज़्यादा स्थायी और उपयोगी होता है, इसलिए बच्चों को सदैव स्व अनुभव द्वारा सीखने के लिए उत्साहित या कहें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्व अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है और उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 स्कूलों में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा अर्थात नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 स्कूल में विज्ञान पढ़ाने के लिए किस शैक्षणिक दृष्टिकोण को अपनाने का सुझाव देता है। प्रयोगशाला कार्य यह नहीं होगा, क्षेत्रीय यात्राएं यानी फील्ड ट्रिप यह भी नहीं होगा, एकाधिक बौद्धिक दृष्टिकोण यह भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि एनसीएफ 2005 का मानना है कि प्रत्येक प्रश्न कुछ नए विचार लेकर आता है और उससे कुछ गलतफहमियां दूर होती हैं। इसलिए किसी भी कथन को विश्लेषण के बिना स्वीकार नहीं करना चाहिए। सवाल पूछना चाहिए। हो सकता है सभी प्रश्नों के उत्तर ना मिलें, लेकिन बच्चों को इससे बेहतर सीखने में मदद मिल सकती है। तो यह पूछताछ आधारित दृष्टिकोण को सपोर्ट करता है विज्ञान पढ़ाने के लिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर पूछा गया है, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार यानी आरटीई अधिनियम 2009 की आयु के बीच के बच्चों पर लागू होता है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यानी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जिसे कहा जाता है, यह 2009 में बना था और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था।
0 से 6 वर्ष यह नहीं है, 14 से 35 वर्ष नहीं है, 6 से 18 वर्ष नहीं है, बल्कि प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 6 से 14 वर्ष। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के बच्चों पर लागू होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। और आपको मैं यहाँ पर यह भी ध्यान दिला दूं कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं यानी विकलांग होते हैं, शारीरिक रूप से अशक्त होते हैं, उनके लिए यह 6 से 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के रूप में प्रदान किया गया है। तो जो दिव्यांग होंगे या विकलांग होंगे या अशक्त होंगे उनके लिए यह 6 से 18 वर्ष होगा, बाकी उनके लिए 6 से 14 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, छात्रों को पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर ब्लैंक किया गया है। तो किस प्रकार से पढ़ाने पर छात्र अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? प्रयोगशाला में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कक्षा में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समुद्र के किनारे यह तो नहीं हो सकता, कक्षा के बाहर ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो छात्रों को कक्षा के बाहर पढ़ाने पर वे अपने आसपास के पर्यावरण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं तथा अपने स्कूली ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ पाते हैं। इसके साथ ही वे चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं जिससे उनका ज्ञान स्थायी एवं उपयोगी होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, कक्षा के बाहर यदि आप पढ़ाओगे तो वह अपने ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ पाएंगे, सामाजिक जीवन से जोड़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान शैक्षिक प्रणाली के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? वर्तमान में जो शैक्षिक प्रणाली है हमारे देश में, उसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वैश्विक तापमान यह शैक्षिक चुनौती नहीं है। शारीरिक दंड भी चुनौती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। समावेशी शिक्षा भी नहीं है। सही उत्तर होगा शिक्षा में समानता। यह सबसे बड़ी चुनौती है वर्तमान शैक्षिक प्रणाली की। और कई सारी चुनौतियां हैं, ठीक है, जैसे शिक्षा तक पहुंच और भागीदारी, प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा में समानता, व्यवस्थागत कार्यकुशलता, प्रशासन एवं प्रबंधन, इस प्रकार की कई चुनौतियां हैं वर्तमान शिक्षा की प्रणाली में। तो ऑप्शन नंबर 3 शिक्षा में समानता यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, शारीरिक दंड, समावेशी शिक्षा यह भी है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा में समानता, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 के अनुसार छात्रों को तक नृत्य के मूल लक्षण से परिचित करवा दिया जाना चाहिए। नृत्य यानी डांस। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार छात्रों को नृत्य के मूल लक्षण से परिचित करवा दिया जाना चाहिए। किस स्तर तक? प्राथमिक चरण, माध्यमिक चरण, उच्च प्राथमिक चरण या उच्चतर माध्यमिक चरण? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उच्च प्राथमिक चरण यानी हायर प्राइमरी स्टेप्स आप इसे कह सकते हैं। यहाँ तक बच्चों को नृत्य के मूल लक्षण से परिचित करवा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को समझना है। ठीक है, तो NCF के अनुसार कला शिक्षा आवश्यक रूप से एक उपकरण और विषय के रूप में कक्षा का हिस्सा हो और हर स्कूल में इससे संबंधित सुविधाएं हो। कला के अंतर्गत जैसे संगीत, नृत्य, दृश्य कला और नाटक, इनको शामिल किया जाना चाहिए, जो कि उच्च प्राथमिक स्तर या उच्च प्राथमिक चरण तक करवा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का परिचय बच्चों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्री स्कूल के लिए गुणवत्ता संबंधित मुद्दा नहीं है? प्री स्कूल जिसे प्री प्राइमरी कहते हैं, तो प्री स्कूल के लिए गुणवत्ता संबंधित मुद्दा नहीं है इन चारों में से। अप्रभावी अध्यापन यह तो है जब टीचिंग अच्छी नहीं हो रही है,
प्री प्राइमरी लेवल पर, तो यह तो होगा। प्रशिक्षित शिक्षक की कमी यह भी है, इन्हें ट्रेंड टीचर्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं। अनुचित पाठ्यक्रम यह भी चुनौती है, लेकिन पैतृक सहयोग की कमी यह चुनौती नहीं है प्री प्राइमरी लेवल पर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अप्रभावी अध्यापन, प्रशिक्षित शिक्षक की कमी, अनुचित पाठ्यक्रम यह चुनौतियां हैं गुणवत्ता से संबंधित प्री प्राइमरी लेवल पर। जो वर्तमान में आंगनबाड़ी हैं वहाँ पर ट्रेंड टीचर्स नहीं होते, पाठ्यक्रम अनुचित होता है और जो टीचिंग है वो भी अप्रभावी है, इसलिए बच्चे वहाँ पर अच्छे से ट्रेंड नहीं बन पाते, या कहें उनका शैक्षणिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए। एक प्रश्न और आपका यहाँ पर बन सकता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है, यानी एनसीएफ 2005 में आप कक्षा 2 तक गृह कार्य नहीं दे सकते। इसके अनुसार कक्षा 3 से प्रति सप्ताह है यानी पर वीक कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है, यानी कितने आवर होमवर्क दिया जाना चाहिए कक्षा 3 से प्रति सप्ताह है, किसके अनुसार? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इस प्रश्न का सही जवाब बताने की कोशिश कीजिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 और इसका सही उत्तर होगा 2 आवर्स यानी 2 घंटे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह 2 घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में, और कक्षा 1 और कक्षा 2 तक किसी प्रकार का गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके अनुसार अनुच्छेद 45 से हटाकर इसे अनुच्छेद 21A में रखा गया है, यानी जो शिक्षा का अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, इसे भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 21A में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 में क्या है? पहले यह कहाँ था? अनुच्छेद 45 में था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि अब अनुच्छेद 45 में क्या है? 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा एवं देखभाल, यह तो नहीं है। 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, यह भी नहीं है। 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल, यह भी नहीं है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान में लिखा गया है राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। यह कहाँ पर लिखा गया है? अनुच्छेद 45 में, ध्यान में रखिए। और यह कब किया गया इस प्रकार का प्रावधान? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 और अनुच्छेद 21A भी इसी समय जोड़ा गया था, जो कि फंडामेंटल राइट्स है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, जिसमें शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाया गया है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न अब है, क्या है? यानी फिजिकली एंड मेंटली जो पनिशमेंट है, शारीरिक दंड और मानसिक दंड के संबंध में अब क्या प्रावधान है? आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, यह तो गलत है। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, यह भी गलत है। गैर सहायता प्राप्त पूर्णतः निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है, यह भी गलत है। सही उत्तर होगा पूर्णतः प्रतिबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो विद्यालयों में बच्चों को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न अब पूर्णतः क्या है? प्रतिबंधित है। आप ना तो बच्चों को
शारीरिक और ना ही मानसिक दंड दे सकते हैं या मानसिक उत्पीड़न कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 में विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने का उल्लेख या कहें प्रावधान किया गया है। तो आरटीई एक्ट 2009 की जो धारा 17 है उसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार धाराएं भी पूछ ली जाती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? घृणा और भय का विकास, यह तो नहीं है। राजनीतिक एकता, यह भी नहीं है। सामाजिक आर्थिक विकास, यह भी नहीं है। प्रश्न का सही जवाब होगा स्वार्थपरकता को प्रेरण, यह एक अवगुण है राष्ट्रीयता के लिए। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है कि एनसीएफ 2005 में विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशील, नई स्थितियों में लचीलापन और आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता आदि को शामिल किया गया है, ताकि बच्चों में सहयोग व सद्भावना का विकास किया जा सके। तो स्वार्थपरकता को प्रेरण, यह एक अवगुण है राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का। बाकी तीन सही होंगे। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस प्रकार से आपको ध्यान से प्रश्नों को हल कर लेना है। ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहां कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? ठीक है, तो कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 62। अकॉर्डिंग टू आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार वहां कितने टीचर्स उपलब्ध कराने होंगे? 1 गलत है, 2 गलत है, सही उत्तर होगा 3। इसके अनुसार वहां पे कितने टीचर्स होने चाहिए? 3। और आपको यहां पर ध्यान दिला दूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 बच्चों पर 2 प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। तो 60 बच्चों पर कितने टीचर होने चाहिए? 2। तो 62 की संख्या कितनी है? 60 से ऊपर है, तो इसलिए 62 पर कितने टीचर्स होने चाहिए? 3। 61 पर भी 3 ही होंगे, 60 तक कितने होंगे? 2। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यदि 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर होंगे, यानी 30 पर 1, 60 पर 2 बच्चे होंगे, 61 पर 3, 62 पर 3 होंगे। अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? ध्यान से प्रश्न को पढ़ लीजिए। जो प्राइमरी टीचर्स होगा उसको शिक्षण यानी टीचिंग और तैयारी के लिए कितने घंटे प्रति सप्ताह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? 40 नहीं है, 50 नहीं है, 36 नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 45 आवर्स। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए 45 कार्य घंटे प्रति सप्ताह विहित किए गए हैं या प्रदान किए गए हैं। इतने आवर उसे काम करना ही होगा, 45 आवर्स पर वीक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? ध्यान से देख लीजिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर, यह तो बिल्कुल बदलाव है कि जो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी उसे अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कर दिया गया है। अध्येता का मतलब यहाँ पर है बालक केंद्रित, बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित भी आप इसे कह सकते हैं। तो अध्यापक केंद्रित से बाल केंद्रित की ओर है, ये तो सही है। निष्क्रिय से सक्रिय अधिग्रहण की ओर, यह भी इसमें किया गया है। कक्षा कक्ष की चाहर दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिचय की ओर, ये भी इसमें है। लेकिन अध्येता स्वायत्ता से अध्यापक अभिदशा की ओर, यह इसमें प्रावधान नहीं है।
ये आपको ध्यान में रखना है, बल्कि वर्तमान में जो शिक्षा है वह शिक्षा किस प्रकार की है, इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी वर्तमान की जो शिक्षा है उसमें किसी भी प्रकार से टीचर्स को सेंटर में नहीं रखा गया है, बल्कि बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित शिक्षा है। तो प्रश्न का उत्तर वही होगा जो बालकों की ओर आपको ले जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। ध्यान से प्रश्न को समझ लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से, सार्वभौमिक पंजीकरण कराने से, सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से, या बीच में ही विद्यालय छोड़ने को रोकने के लिए, यानी ड्रॉप आउट को रोकने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और आपको यहाँ पर यह भी बता देता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना या शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, जिसमें मुख्य रूप से 2 कमरे, टीचर्स और 1 प्लेग्राउंड यानी खेल का मैदान, इस प्रकार से प्रावधान इसमें किया गया था। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और यह प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका 1 की होती है। किसकी होती है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक का रोल क्या है? नेता का नहीं है, मूल्यांकन का नहीं है, उपरोक्त सभी अब हो नहीं सकता। सही उत्तर होगा परिशिक्षक। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक परिशिक्षक की होती है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब शिक्षक की भूमिका ज्ञान के स्रोत के बदले एक सहायक की हो गई है। अब टीचर ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि एक सहायक है, एक प्रकार का गाइड है, जो सूचना को ज्ञान बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों से विद्यार्थियों को या शिक्षार्थियों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों की पूर्ति में मदद करता है। यानी एक प्रकार का गाइड है, प्रशिक्षक है, ट्रेनर है। वह अब ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि एक प्रकार का सहायक है। ठीक है, उन्हें हेल्प करता है, मदद करता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत होना चाहिए। लघु उत्तरात्मक यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार किसी प्रश्न पत्र में? इसका मतलब यह हुआ कि एनसीएफ 2005 के अनुसार किसी प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 5 से 10% नहीं, 70 से 80% नहीं, 90 से 95 भी नहीं। सही उत्तर है 25 से 40% लघु उत्तरात्मक प्रश्न होने चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार किसी प्रश्न पत्र में। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अच्छे समझ लेना है कि जो एनसीएफ 2005 है, इसकी संस्तुति के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत 25 से 40% होना चाहिए और बाकी बहुविकल्पी प्रश्न होने चाहिए। मैक्सिमम 40% लघु उत्तरीय होने चाहिए और बाकी 60% क्या होना चाहिए? बहुविकल्पीय प्रश्न होने चाहिए। और उपस्थित विद्यार्थियों को 90% पर्चा पूरी तरह आना चाहिए। तो कम से कम 90% पेपर सभी बच्चों को आना चाहिए और वह उसकी समीक्षा करने में भी सक्षम होने चाहिए। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं। यह प्रश्न पीआरटी में पूछा गया था, जो केवीएस का एग्जाम हुआ था 2017 में। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 मुख्यतः संबंधित है किससे? व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, मानवतावाद या संरचनावाद। चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए और ये प्रश्न पहले पूछा गया है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 संरचनावाद। ऑप्शन नंबर 4 एनसीएफ 2005 मुख्यतः संरचनावाद से संबंधित है। एनसीएफ यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा इसे कहते हैं। और आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि संरचनावाद के अनुसार बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सक्रिय गतिविधि के जरिए ही बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करता है। इसलिए प्रत्येक साधन का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक या कहें सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में और स्वस्थ रूप से विकसित होने में मदद मिल सके। तो यह संरचनावाद की तरफ ध्यान केंद्रित करता है एनसीएफ 2005। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकें। लर्निंग बाय डूइंग आप कह सकते हैं। एक प्रकार से बच्चे स्थायी और उपयोगी ज्ञान अर्जित करेंगे इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है, कौन सा एनसीएफ 2005 का एक दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है? ध्यान से देख लीजिए, नहीं है पूछा गया है। तो इन चारों में से कौन सा एक एनसीएफ 2005 का दिशा निर्देशन सिद्धांत नहीं है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, यह तो है, यानी जो पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक से संबंधित ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से, व्यवहारिक जीवन से, सामाजिक जीवन से जोड़ना इसका मकसद है। दोहराव शिक्षण से अलग हटना, विद्यार्थियों में अंकगणितीय स्वक्षमता बढ़ाना, लोचदार परीक्षा प्रणाली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों में अंकगणितीय स्वक्षमता बढ़ाना। यह इसका सिद्धांत नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है। और बाकी दोहराव शिक्षण से अलग हटना यह है, ज्ञान को विद्यालय की बाहरी जीवन से जोड़ना यह भी है, लोचदार परीक्षा प्रणाली यानी परीक्षा को आसान करना यह भी इसके अंतर्गत है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भी हैं इसके कई सारे सिद्धांत हैं, कई सारे प्रावधान हैं, उनको मैंने इस प्रश्न में मेंशन किया है। आप यहाँ पर समझ पाओगे सभी को, 3 ऊपर वाले में और बाकी यहाँ पर भी हैं। एनसीएफ 2005 के संबंध में सही कथन है या है? एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, बिल्कुल सही। एनसीएफ 2005 प्रावधान करता है कि पढ़ाई को रटने वाली प्रणाली नहीं बनानी है, इसे मुक्त करना है, बल्कि इसे समझना यानी अंडरस्टैंडिंग बेस पर लाना है, जो कि बच्चों के लिए उपयोगी हो, बच्चे स्वयं करें, खुद सीखें। दूसरा है पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करवाए, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। तो एनसीएफ 2005 यह प्रावधान करता है कि पाठ्यचर्या का निर्माण इस तरह से हो कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करे, न कि केवल पुस्तक केंद्रित हो। तीसरा, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं सम्मानित हो। तो एनसीएफ 2005 यह प्रावधान करता है कि शिक्षा का इस प्रकार से सामाजिकरण या प्रजातांत्रिकरण किया जाना चाहिए कि जिससे बच्चा प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं कर सके और उनमें इस प्रकार के गुण समाहित हो सकें। इस प्रकार उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और यही आज का आखिरी प्रश्न था। आज के वीडियोज में हमने कुल 20 प्रश्न हल किए। मुझे लगता है ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहे होंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी तो आप अवश्य ही लाइक कीजिए। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो पर, इस चैनल पर इस प्रकार के नए नए वीडियोज आते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। और यदि आपने यह वीडियो पूरी देखी है तो आप बताएं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य किया गया है, इस प्रकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए योर सिलेक्शन श्योर के साथ। थैंक यू।